गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। तो आज यार चंडीगढ़ का पेपर डिस्कस करते हैं। तो बायो का जो पेपर अभी एनटीएससी 2020 या 2020 हुआ है, हाँ उसका यार थोड़े से क्वेश्चन जो भी बायो से रिलेटेड हैं उनको हम लोग यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स नीड टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एयर के थ्रू पॉलन को चलना है तो पता नहीं यार टारगेट स्ट्रक्चर स्टिग्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये लार्ज नंबर इसीलिए है जिससे कि हम लोग ये कुछ फर्टिलाइजेशन इंश्योर कर सकें। तो लार्ज नंबर इसलिए यार कि अगर यार कुछ नंबर जैसे भी कितना भी है तो किसी ना किसी को कुछ भी परसेंटेज अगर 1-2% को भी टारगेट मिल गया तो भी काम चल जाएगा, तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहां पे, पहला स्टेटमेंट सही है, सीड्स फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस वीकर एंड लेस हेल्दी प्लांट्स। नहीं भैया, जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहां पे वीक हो सकता है क्योंकि वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे तो हाइब्रिड विगर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और जो हाइब्रिड होता है वो अपने पेरेंट्स से स्ट्रांग होता है। तो यार ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा बच्चों यहां पे गलत है। तो आंसर क्या हो सकता है यार, यहां पे आंसर हो जाएगा हमारे पास ये कि हमारा फर्स्ट जो है वो ट्रू है लेकिन सेकंड हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो अब यहां पे यार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मेडुला। यस, कोई आंसर करेगा भाई, कोई आंसर करेगा बच्चों। इंदु एंड लीथल जत्ती, दोनों में से आप में से कोई आंसर करना चाहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मेडुला। चलिए बच्चों, यहां पे निमित पाटिल भी आ चुके हैं और आंसर इन्होंने बिल्कुल धमाकेदार एंट्री है इनकी यार, बिल्कुल जोरदार एंट्री है, बिल्कुल बच्चे इतने सारे स्पैम करने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। एंड द आंसर इज सी, एंड द आंसर इज सी। बिल्कुल ठीक यार बच्चों, आपने तो आते यार कमाल कर दिया, बिल्कुल यार धमाल मचा दिया। मतलब ये कि शानदार आंसर के साथ एंट्री आप लोगों की। तो यार ये अगर लिखा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्लड प्रेशर मतलब कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन का सेंटर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हार्ट बीट का सेंटर है, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा सलाइवेशन के लिए भी सेंटर की तरह काम करता है। लेकिन बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ये काम नहीं करेगा। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे काम आ जाएगा हमारा सेरिबेलम का। हमारा बैलेंस मेंटेन करना, हमारा पोस्चर मेंटेन करना, सेरिबेलम मतलब सेरिब्रम एंड सेरिबेलम दोनों मिलकर काम करेंगे। एंड वॉमिटिंग की अगर बात करें तो वॉमिटिंग का सेंटर जो है ये भी हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है। तो बॉडी पोस्चर जो है वो मेडुला का फंक्शन नहीं होता, बॉडी पोस्चर मेडुला के फंक्शन में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो सेलेक्ट द वंस दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पे किस किस पॉइंट से एक्सप्लेन हो रहा है, एक एक करके यार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लान्ड ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू एनवायरमेंट, कि यार हम अर्थ का जो भी यहां पे रिसोर्सेज हैं हमारी, उनको हम लोग जुडिशियली यूज करें, हाँ उसको हम लोग एनवायरमेंट को डैमेज ना करें, और उसके साथ हमारी प्लान्ड ग्रोथ, ग्रोथ तो जरूरी है यार, हाँ बिल्डिंग्स बनानी है मान लिया, जंगल काटने हैं, लेकिन वो अनप्लैंड नहीं होना चाहिए। Growth irrespective of the extent of damage to the environment, stopping all developmental work to conserve environment, के सारे काम धंधे रोक दें यार, डेवलपमेंट रोक दें, बस जंगल बने रहते हैं यार, एक ये। और growth that is acceptable to all stakeholders, that is acceptable to all stakeholder। तो बच्चों यहां पे आप लोगों के आंसर जो मैं पढ़ पा रहा हूं, कहां से आंसर आने शुरू हुए आप लोगों के, जय श्री राम जी ने तो यार यहां पे ए लिखा और ए आंसर इनका बिल्कुल सही है। बेटा एक बार लिखोगे मैं मुझे तब भी पढ़ने में आएगा। देन लीथल जेट्टी ने भी आंसर ए ही किया, तो बच्चों ए आंसर को फाइनल करते हैं। प्लान्ड ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट जो है वो मिनिमम डैमेज होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक यहां पे ये भाई, अगर हम ये कह रहे हैं कि डैमेज हम कितना भी एनवायरमेंट को हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जंगल काट के डाल दें, खत्म हो जाएगा भैया, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा। स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंटल वर्क, और एक ये कि हम लोग सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी बंद कर दें या रोक दें, हाँ, और नेचर को कंजर्व करें,
तो वो भी सही नहीं है, फिर तो हमारी ग्रोथ या फिर तो ये सब मतलब डेवलपमेंट सारा रुक जाएगा। तो यहां पे ये है कि यार अर्थ के ऊपर जो भी स्टेक होल्डर है, अगर जंगली जानवर है तो उनके लिए जंगल है ना यार, हाँ उनको हमें इतना डैमेज करना है यार, या डैमेज करना नहीं है, उसको बचा के भी हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं यार। तो वो लीस्ट डिस्टर्बेंस के साथ आएगा हमारे पास। आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ, बिल्कुल ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लें यार। यहां पे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन बच्चों जल्दी से आप लोग अगर ऑप्शन पढ़ पा रहे हो, मैं थोड़ा साइड में आपको जगह दे देता हूं। चलिए यहां पे पहला दे रखा है डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स टुगेदर विद देयर एनवायरमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म है और उनका एनवायरमेंट, इसको मिला के हम लोग कलेक्टिवली इकोसिस्टम बोल दिया। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एंड देयर एनवायरमेंट, एनिमल छोड़ ही दिया, एनिमल छोड़ दिया। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, ये आपस में इंटरेक्शन है, यहां पे एनवायरमेंट छोड़ दिया, यहां पे एनवायरमेंट छोड़ दिया। एसोसिएशन ऑफ सेवन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यहां पे भी एनवायरमेंट छूट गया। तो यहां पे एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म जो है उन सबके कलेक्टिव मतलब उसकी हम लोग कलेक्टिव को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे आंसर हमारा ऑब्वियसली आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, मुझे किसी का भी आंसर गलत नहीं लग रहा है। किस किस के नाम है यार ये, यहां पे एक तो ये कि बिलाकांति स्वास्थ्य, ये नए बच्चे की एंट्री और आंसर इनका बिल्कुल सही। लीथल जेट्टी आंसर सही, जय श्री राम बिल्कुल आंसर सही, ठीक है। विजया सिन्हा या सिम्हा लिखा है यहां पे, ये इनका आंसर भी बिल्कुल सही। तो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, टुगेदर विद देयर एनवायरमेंट, इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। चलिए बच्चों यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल यार, अ करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज, करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज, और ये ऑप्शन छोड़ दिया मैंने यार यहां पे, ऑरिकल, वेंट्रिकल, आर्टरीज एंड वीन्स। मतलब ये कि अगर हम यहां पे ये सर्किट बना दें तो पता ही है ना आप लोग, यार हमारा सर्किट बन गया है ये हमने हार्ट बना लिया, ये हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखा दिया। तो ब्लड कहां आता है ब्लड भाई, ब्लड आता है हमारे एट्रिया में रिसीव होता है, ये एट्रिया में रिसीव होगा, ठीक है। यहां से कहां जाएगा, यहां से आ जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से किस में, वेंट्रिकल से लंग्स में आ जाएगा, लंग्स से इधर आ जाएगा यार, इधर से हमारी ये किधर आ जाएगा, ये वेंट्रिकल से बॉडी में आ जाएगा। किसके थ्रू आएगा, आर्टरी के थ्रू। यहां से कहां जाएगा, ये वीन के थ्रू हमारी ये हार्ट में वापस आ जाएगा। तो ऑरिकल वर्ड हालांकि पुराना है, अगर हम लोग नए वर्ड की बात करें तो एट्रिया वर्ड होता है, एट्रिया, ठीक है। ऑरिकल हम लोग इस ईयर पिन्ना के लिए बोलते हैं। तो एट्रिया में ब्लड आएगा, उसके बाद आगे सही है क्या बच्चों, आप लोगों ने आंसर क्या किया, मैं चेक कर लेता हूं यार। आप लोगों का आंसर पता नहीं इस क्वेश्चन का है या इसके पहले क्वेश्चन का है, मुझे लग रहा है ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए लीथल जट्टी का आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। चलिए ये जय श्री राम ने आंसर गलत कर दिया यहां पे बेटा, ये तो कोई बात नहीं, हाँ हो जाती है मिस्टेक यार। वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव नहीं करते हैं बेटा, ब्लड तो आएगा तो एट्रिया में ही आएगा। हार्ट में ब्लड जब आता है तो एट्रिया में आता है, और एट्रिया से आएगा किसमें, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से फिर आर्टरीज के थ्रू, फिर ये वीन्स के थ्रू वापस आ जाएगा। चलिए ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल ठीक बच्चों, ये बस एक बच्चे ने गलत किया ये, वरना बाकी सबका आंसर सही है। ये मतलब बिलाकांति का जवाब भी बिल्कुल सही है। जय श्री राम को अपनी गलती समझ में आ गई। एट्रिया बेटा ब्लड को रिसीव करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल में दे देंगे, वेंट्रिकल से आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और वीन उसको वापस लेके आ जाएगी, कुछ ऐसे फ्लो बनेगा। गॉट इट। चलिए अब यहां पे यार इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आ ही गया हमारे पास। चूज द इवेंट दैट डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस। अब इसको आप लोग पढ़ लो और गलत मत करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल होता होगा यार, हाँ C6H12 मतलब C6CO2 + 6H2O फिर C6H12O6, फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है ना यार। हाँ तो सूर्य देव जो है हमारी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, और सनलाइट से फिर जो एनर्जी है वो कौन ट्रैप करता है, फिर आगे कैसे कैसे होता है देखते हैं। लीथल जट्टी का आंसर यहां पे बी है, जय श्री राम का आंसर यहां पे सी है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे यार बच्चों आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों है भाई, यहां पे आंसर हमारे पास देखते हैं। जय श्री राम ने फिर दोबारा बोल दिया कि सी है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रखा है उन्होंने सी है भैया। हाँ तो पहले एक बार गलती कर दी, अब बार बार गलती कोई करूंगा। हाँ तो यहां पे विजय ने भी बोल दिया बिल्कुल कि इनका आंसर भी सी है। तो बच्चों चेक ही कर लेते हैं यार,
चलिए, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा यार मुझे आपका, ये कॉन्फिडेंस मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, यही बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई कराता है यार, ठीक है ना। तो अब यार देखो आंसर बिल्कुल सही, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही था। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पढ़ लो फिर मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम देना। पहले लिखा है यहां पे इन ह्यूमन देयर आर 2 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हम लोगों में सेक्स क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं, पता नहीं सही है या गलत है। पहले तो क्वेश्चन में आप लोग ये ध्यान रखना पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है पूछा क्या है। ये पूछा है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है चाइल्ड हु इनहेरिट टू एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी ए बॉय, अ चाइल्ड हु इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल। उल्टा, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम से बॉय और वाई क्रोमोसोम से गर्ल लिख दिया। A child who inherit an X chromosome from father will be a girl. X chromosome from father will be a girl. चेक करें यार क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। एक तो ये कि 2 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, यहां पे ये गलत है। सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। A child who inherit X chromosome from father will be a boy. अगर लड़का है ना तो उसमें हमेशा फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा। फंडा ये है बच्चों कि अगर हम ये लें एक्स और एक्स, ये तो मदर है, और अगर हम लें ये एक्स वाई, यहां पे क्या होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम, मतलब फीमेल में जितने भी एग बनते हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, सबके पास एक्स क्रोमोसोम है, सबके पास एक्स क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब ये कि मदर का कंट्रीब्यूशन तो एक जैसा है, मदर का कंट्रीब्यूशन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो एक जैसा है। ये जो इंडियन सोसाइटी में अगर लड़की हो जाती है तो बहू को परेशान करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, बिल्कुल गलत है। उसने तो एक्स क्रोमोसोम ही देना है यार, कोई भी एग हो। तो यार ये क्या है, बेसिकली वो मेल है जो कि 50% स्पर्म जो है उसके एक्स वाले आते हैं और 50% स्पर्म उसके ये वाई वाले आते हैं। जो एक्स वाले स्पर्म है उनको बोलेंगे गाइनो स्पर्म, गाइनी वर्ड फीमेल के लिए आता है, क्योंकि अगर ये फ्यूज करेगा एग के साथ तो वो 2x का कॉम्बिनेशन बनेगा और फीमेल बनेगी। और अगर ये y वाला ये एग के साथ फ्यूज करेगा तो XY बनेगा और XY मतलब मेल। तो मेल के लिए Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, ठीक है। तो यहां पे मेल रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, ए चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। अब क्या है बच्चों, अगर फादर से यहां पे अगर ये फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो एक्स क्रोमोसोम चाहे इसके साथ आए और वो चाहे एक्स क्रोमोसोम इसके साथ आए, यहां भी XX आएगा और यहां भी XX आएगा। मतलब ये कि अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो उसका मतलब लड़के का कोई चांस नहीं है, बॉय का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, चाइल्ड हु इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम अ फादर। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आ गया तो इधर तो एक्स ही आना है ना, तो XY आएगा और XY आएगा तो उसका मतलब मेल, तो गर्ल नहीं हो सकती। तो फिर तो लास्ट वाला ऑप्शन बचा ना, लास्ट वाला ऑप्शन, अ चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल। ये एक्स क्रोमोसोम इसने फादर से लिया, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम ले रखा है तो इसका मतलब ये कि उस बेबी को गर्ल ही होना है और कोई चॉइस ही नहीं है, और कोई चॉइस ही नहीं है। चलिए यहां पे बच्चों ये आपको बहुत बेसिक सी जेनेटिक्स थी, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी और आप लोगों का आंसर मेरे समझाए बिना भी सही था। यहां पे एक लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन अ फूड चेन इज इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। आंसर यहां पे मैं वेट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। एक्यूमुलेशन कहेगा, बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे या फिर यूट्रॉफिकेशन कहेंगे। बच्चों आपके रिप्लाई में शायद डिले हो रहा है, कुछ लैग है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं आपको। यहां पे हमारे पास अगर कोई भी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो एनवायरमेंट में डैमेज नहीं होना, तो अगर डैमेज नहीं होना तो वो एम्पलीफाई होता है या मैग्नीफाई होता है फूड चेन में, उसी को हम लोग बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या फिर बायो मैग्निफिकेशन के अलावा उसी के लिए आपको दूसरा नाम लिखा मिल सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बायो एम्पलीफिकेशन।
और ये बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन जो है ना बच्चों, इसके लिए आप अगर लें तो डीडीटी के साथ बहुत कॉमन था। डीडीटी ये बैन है, इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में कभी किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ करती थी। अभी यहां पे आउटडोर यूज के लिए नहीं, लेकिन WHO ने इंडोर यूज के लिए घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। और रेजिस्टेंस भी बहुत डेवलप हो गया, तो इसका आपको वैसे भी लॉजिक नहीं है। लेकिन जब डीडीटी कभी किसी जमाने में मतलब 40s में 50s में कभी बहुत इस्तेमाल होती थी, तो होता क्या है यार कि सपोज हमने डीडीटी स्प्रे किया किसी प्लांट के ऊपर, सपोज फॉर एग्जांपल कि उसके एक पत्ते के ऊपर 1 मिलीग्राम डीडीटी है, एक पत्ते के ऊपर 1 मिलीग्राम डीडीटी है। अब उस प्लांट के पत्ते को एक ग्रास हॉपर ने आगे खा लिया और 5 पत्ते खा लिए आगे, उसके 5 पत्ते आगे खा लिए, तो ग्रास हॉपर में वो डीडीटी का अमाउंट कितना हो गया? 5 मिलीग्राम, क्योंकि उसने 5 पत्ते खाए हैं और डिग्रेड होना नहीं उसकी बॉडी में भी हो। अब क्या होगा अगर ऐसे 5 ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग ने खा लिया, ऐसे 5 ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग ने खा लिया, तो फिर अगर ये 5 फ्रॉग ने खा लिए तो अभी कितना था? 5 था ना फ्रॉग के अंदर, सॉरी ग्रास हॉपर के अंदर 5 मिलीग्राम हो गई थी, क्योंकि उसने 5 पत्ते खा लिए थे। अब ऐसे मान लीजिए 5 ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, तो 5 5 25, तो इसका मतलब ये कि फ्रॉग के अंदर 25 मिलीग्राम हो गई। ऐसे 4 फ्रॉग को एक स्नेक ने खा लिया, ऐसे 4 फ्रॉग को एक स्नेक ने खा लिया, तो फिर वो 4 फ्रॉग से वो स्नेक में कितनी आ गई? 100 मिलीग्राम। और फिर अगर ऐसे 5 स्नेक को एक ईगल ने खा लिया, तो ईगल के अंदर कितना हो गया? वो हमारे पास 400 500, तो कहां 1 मिलीग्राम से हमने स्टार्ट किया था और कितना एम्प्लीफिकेशन हो गया। और फिर क्या हुआ था बच्चों, किसी जमाने में जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट यह आया था कि उनके शेल कमजोर हो जाते हैं, बर्ड्स के शेल कमजोर हो जाते हैं डीडीटी इकट्ठा होने, अगर उनकी बॉडी में डीडीटी इकट्ठी हो रही है। और बर्ड्स जब इंक्यूबेट करने के लिए इन एग के ऊपर बैठा करती थी, तो ये एग टूट जाया करते थे। जब एग टूट जाया करते थे, इसका मतलब इनसे बेबी नहीं निकलता था, और वो बेबी तो निकलना बंद हो गया, रिप्रोडक्शन तो बंद हो गया उन बर्ड्स का, और उन बर्ड्स ने अपनी लाइफ स्पेन पूरी करने के बाद वो भी मर गई। तो काफी सारी बर्ड्स जो हैं इस डीडीटी की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई थी। यहां पे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे कैम्पबेल पढ़ोगे, बायोलॉजी की एक बुक होती है कैम्पबेल, अगर आपने पढ़ रखी हो, उसमें भी दे रखा है, यहाँ पे नीट वगैरह में पूछ भी रखा है। एक नाम है रेचल कार्लसन। रेचल कार्लसन ने एक नॉवेल लिखा था, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, उसमें इन्होंने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था, उसमें इन्होंने बताया था भैया डीडीटी दिक्कत कर रही है, तब जाके लोगों को पता चला था, उसके बाद डीडीटी बैन हुई थी, कुछ ऐसा था। चलिए खैर यहां पे ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये मतलब यूट्रोफिकेशन एक अलग फंडा है। यूट्रोफिकेशन को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम या फिर डाइंग ऑफ लेक्स। ये जो हम लोग एक्सेस में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये फर्टिलाइजर किसी लेक या फिर किसी वाटर बॉडी में पहुंचते हैं और उसकी वजह से वहां पे एल्गी ब्लूम कर जाती है और वो एल्गी उस वाटर बॉडी को बर्बाद कर देती है। कुछ इस टाइप का यूट्रोफिकेशन का इंपैक्ट आता है, लेक्स वगैरह जो है या फिर वाटर बॉडीज खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बच्चों अगर हम लोग लें, बाय एडिंग डाइल्यूटेड सलाइवा स्टार्च सॉल्यूशन, इन स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन स्टॉप गिविंग आयोडीन टेस्ट। स्टार्च सॉल्यूशन ने आयोडीन टेस्ट देना बंद कर दिया, ठीक है। अब ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बेटा अभी बताएंगे, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अभी बताएंगे आपको क्या होते हैं। चलिए यहां पे स्टार्च बिकम्स नॉन रिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, कि स्टार्च सलाइवा की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाएगा, इसलिए आयोडीन टेस्ट नहीं आएगा। सलाइवा एज एंजाइम विच डिग्रेड स्टार्च इनटू शुगर, सलाइवा में कोई एंजाइम है जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देगी, इसलिए टेस्ट नहीं आ पाएगा। एंड दिस इज करेक्ट आंसर, आप सबका जवाब सही है, इसलिए यहां पे टाइम नहीं खराब करते। चलिए तो यहां पे हमारे पास आंसर आ गया। सलाइवा में एंजाइम का नाम बताएगा बच्चा कोई? सलाइवा में एंजाइम का नाम बताएगा कोई जो स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। सलाइवा में एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। सलाइवा में एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। टाइलिन का मतलब होता है सलाइवरी एमाइलेज। और ये टाइलिन क्या करता है बच्चा? ये टाइलिन करता है स्टार्च का ब्रेकडाउन। किसमें? ये कुछ डाइसैकेराइड्स बन जाते हैं, ये कुछ डाइसैकेराइड्स बन जाते हैं। अभी फिलहाल यहां पे इतना ही लिख के चला लेते हैं काम, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डिस्टेंस।
माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिडेक्सट्रिन, इस टाइप के नाम आते हैं। तो यहां पे यार ये रिएक्शन है, स्टार्च ही आयोडीन टेस्ट देता है, ये शुगर जो है ये आयोडीन टेस्ट नहीं देती है। इसीलिए आयोडीन टेस्ट अगर हम लोग किसी ये स्टार्च को ये सलाइवा से ट्रीट करें तो उसका रीजन आपको बता दिया कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्च बचेगा नहीं, स्टार्च टूट जाएगा डाइसैकेराइड्स में। एक और इंफॉर्मेशन है बच्चों, एक इंफॉर्मेशन ये है, बायोलॉजी ओलंपियाड में पूछा हुआ सवाल है, क्या हम लोग रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हैं, ब्रेड का पीस, हमें टेस्ट नहीं आता, लेकिन चबाने के बाद थोड़ी देर बाद हमें उसमें टेस्ट आने लगता है। उसका रीजन ये कि अगर हम लोग रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड है, मतलब स्टार्च है, और पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं, इसलिए हमें टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसको चबाना शुरू करेंगे, सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा और सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देगा डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड का टेस्ट स्वीट होता है, इसीलिए हमें हल्की हल्की मिठास आने लगती है अगर हम लोग ब्रेड के पीस को ये मुंह में रख के चबाना शुरू करते हैं। चलिए, ओलंपियाड का क्वेश्चन है आया हुआ, इसलिए आपको डिस्कस कर दिया, आगे कहीं आपको टकराएगा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब बच्चों यहां पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, आयोडीन किस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। चलिए जल्दी से आंसर, मुझे लगता है बहुत आसान सा आंसर आने वाला है। यस, यहां पे थायरॉक्सिन नाम बच्चों का, और ये बिल्कुल सही है, लिथल जेट्टी से लेके यहां पे इन्होंने स्पैमिंग शुरू कर दी यार, बार बार यही आंसर किए जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहां पे हमारे पास थायरॉक्सिन जो है इसके लिए आयोडीन चाहिए होती है, थायरॉक्सिन के लिए हमें आयोडीन चाहिए होती है, थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन चाहिए होती है। और थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को तो गवर्न करता ही है, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ, हमारी बॉडी के ग्रोथ को तो छोड़ो, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट थायरॉक्सिन के बिना हो नहीं पाता है, थायरॉक्सिन के बिना हमारा ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी के टाइम में लेडी को थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कब हो रहा है, तो उसका जो बेबी है ना, हाँ, उस बेबी के अंदर भी ब्रेन का डेवलपमेंट उसका हो सकता है सफर कर जाए, उस बेबी की आईक्यू कम रह जाए, हो सकता है उस बेबी की आईक्यू कम रह जाए। चलिए यहां पे ये ऑक्सिन फाइटो हार्मोन्स हैं, इसमें नहीं आएगा। एड्रीनलिन का भी आयोडीन से कोई मतलब नहीं है, तो आयोडीन के लिए यहां पे ये थायरॉक्सिन को लिंक कर दिया। अब थायरॉक्सिन जो है फ्रॉग में जो टेडपोल होता है ना, उसकी मेटामॉर्फोसिस के लिए भी जरूरी होता है। अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि अगर हम लोग टेडपोल के अंदर थायरॉक्सिन का इंजेक्शन लगा दें, फ्रॉग बन जाएगा। अगर हम लोग उसकी थायराइड निकाल दें तो फिर उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा, इस टाइप की चॉइसेस देता है वो। चलिए अब यहां पे हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए यार, इसका आंसर थायरॉक्सिन हो गया। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट द वन, द अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज। मेल में अनपेयर्ड क्रोमोसोम कौन सा होता है? चलिए, लार्ज क्रोमोसोम, स्मॉल क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। बच्चों जल्दी से आंसर करेगा आप में से कोई? आंसर इज सी, यस। हमारे पास क्या होते हैं, ये 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम्स के, ठीक है ना। हमारे पास 22 पेयर जो होते हैं ये तो होते हैं हमारे पास ऑटोसोम्स के, ये तो ऑटोसोम्स के हैं। और एक पेयर जो होता है हमारे पास वो कहलाता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम का। फीमेल में तो दोनों एक्स हैं, ये तो पेयर बन गया, लेकिन मेल में एक एक्स है और एक वाई है, तो एक एक्स और वाई है तो एक्स और वाई का पेयर नहीं बन रहा ना। तो यहां पे अब वो सेक्स क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा सकता है, लेकिन जो इसने क्वेश्चन में पूछना चाहे उसकी सेंस के हिसाब से अगर हम आंसर करेंगे तो वाई क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनेगा। मेल में वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम मेनली हम लोग ले लेंगे। अब ये एम्बिग्विटी है, यहां पे वो एक्स भी ले सकता है क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेल लिख दिया। अगर उसने क्वेश्चन में मेल लिख दिया तो इसका मतलब ये इसका आंसर वाई भी ले सकता है, एक्स भी ले सकता है, थोड़ी एम्बिग्विटी है। चलिए इसका आंसर वो दोनों ले सकता है, बाकी बता दिया आपको क्या है। द मेन कॉज ऑफ एबंडेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन सा है भाई? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का मतलब ये होता है, यहां पे ये कह रहा है ई कोलाई की बात कर रहा है, ई कोलाई। ये ई कोलाई में ई नाम आता है एस्चेरिचिया। एस्चेरिचिया उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, एस्चेरिचिया। और ये हमारे कॉलन में मिलता है, इसलिए इसका नाम कोलाई, ठीक है ना, ई कोलाई। और ये ई कोलाई हमारी कॉलन में मिलता है और फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है, फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है। तो अब यहां पे ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में इसने पूछा,
तो अब ये चारों में देख लिया कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया किस में मिल रहा है, उससे आंसर आ जाएगा हमारा डिस्पोजेबल ऑफ अनबर्न्ड कॉर्प्सेस इनटू द वाटर। ठीक है, दूसरा लिखा है डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स फ्रॉम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स या फिर इमर्जन ऑफ एशेज। इनमें से कहां से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आ सकता है? तो बताया आपको कि इसने बोला ना कि यार ये जो कभी क्या होता है, हाँ कभी क्या होता है बच्चों, अमन मुल्तानी हेलो बेटा। चलिए इसका आंसर अगर आपने एंट्री मारी है और मुझे आप जानते हो तो इसका आंसर अगर आप बता पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा मुझे। चलो डिस्पोजेबल ऑफ अनबर्न्ट लाशेज, हाँ लाशें मतलब क्या होते हैं, डेड बॉडीज। अक्सर जैसे क्या गंगा के किनारे यार लोग बाग क्या करते हैं यार, वो डेड बॉडीज क्रीमेट करने के लिए जाते हैं, या फिर और भी यार कोई नदी होती है किसी शहर में तो अक्सर उसके आसपास जो है वो क्या है, वो क्रीमेटोरियम बने होते हैं, क्रीमेशन ग्राउंड बना होता है। तो उसमें होता है क्या है कि कभी कभी वो अगर बहुत लोग एक साथ आ जाते हैं तो फिर वो लाश पूरी जल भी नहीं पाती है, डेड बॉडी पूरी जल भी नहीं पाती है और उसको पानी में बहा दिया जाता है। तो अगर डेड बॉडी को पानी में बहा दिया, वो जली भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यार उसके बैक्टीरिया जो हैं जब वो गलेगी उसके बैक्टीरिया पानी में आके मिल जाएंगे। तो वो एक तो पहला ऑप्शन हो सकता है यहां पे, या फिर अगर ये नहीं देता तो फिर वो फीकल कंटेमिनेशन भी दे सकता था। जो फीकल कंटेमिनेशन है मतलब अगर कहीं वो फीसेस जो है, हाँ कहीं गटर का पानी जो है, हमारे टॉयलेट्स का पानी अगर कहीं पानी में वो किस रिवर में डाला जा रहा है तो उसमें भी ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलेंगे। बी इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। नहीं बेटा बी कैसे हो जाएगा आंसर, हाँ ये आंसर हमारे पास ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री जो है उसमें कहीं से इकोलाई नहीं आता, इकोलाई हमारे अंदर मिलता है। तो अगर हमारी या तो हमारा फीकल मैटर जो है उसके अंदर इकोलाई आ रहा है, या तो फीकल मैटर जो है वो किसी पानी में मिल रहा है, और या फिर हमें उसके अंदर डाल दे यार तो हम सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया जो उसके अंदर पानी के अंदर घुल जाएंगे। तो यहां पे यही दे रखा है कि ये डिस्पोजेबल ऑफ अनबर्न्ड, ये जो हमारी अनबर्न्ड बॉडी जो है अगर वो डाल दी जाती है तो वो बोलेंगे हम लोग। चलिए अब यहां पे ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। अगर होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें, पहले मैं आपको होमोलॉगस ऑर्गन बता दूं होता क्या है। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब यह कि जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो, जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम भी हो सकता है, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। बच्चों फंक्शन सेम भी हो सकता है, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। अक्सर लोग ये याद रखते हैं कि फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन सेम भी हो सकता है, सेम ओरिजिन सेम फंक्शन भी हो सकता है, सेम ओरिजिन सेम फंक्शन भी हो सकता है, ध्यान रखना। और आम हमारे हाथ की बात कर रहे हैं और डॉग के 4 लेग की बात कर रहे हैं, होमोलॉगस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ के अंदर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस जो बोन्स मिल रही है, यहां पे बाइसेप्स, यहां पे ट्राइसेप्स, ऐसी ही बोन और ऐसी ही मसल्स ये डॉग के या फिर चीता के ये लेग के अंदर भी मिलेगी, सामने वाली लेग के अंदर। वो उसके हाथ ही तो एक्चुअली बस वो दौड़ने के लिए मॉडिफाई हो गए, हमारे हाथ चीजों को पकड़ने के लिए मॉडिफाई हो गए। हम लोगों में फंक्शन डिफरेंट हो गया, बस इतना ही तो है। आर टीथ एंड एलिफेंट टस्क। अब वो एलिफेंट का टस्क जो है उसका फंक्शन खाने को चबाने का नहीं है, खाना खाने में हेल्प नहीं करता, लेकिन है तो टीथ। लेकिन अगर हम अपने टीथ की बात करें तो ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है, हाँ, लेकिन यहां पे ये फंक्शन तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो गया। पटेटो एंड रनर ऑफ ग्रासेस। अगर हम लोग पटेटो की बात करें तो ये भी स्टेम है, और ग्रासेस के रनर जो होते हैं वो भी स्टेम को इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे ये तीनों जगह अगर आप देखें तो ओरिजिन सेम है, फंक्शन कुछ अलग हो सकता है। तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव, यहां पे ऑल ऑफ द अबव। कट ऑफ ज्यादा है हर साल, तो मैक्सिमम स्कोर कैसे करूं? बेटा मैक्सिमम स्कोर यही है कि बस आप वीओएस की जो भी यहां पे टीम लगी हुई है, हाँ उनके जो भी उन्होंने यहां पे हिंट कर रखे हैं कि कैसे हाउ टू स्कोर हाई, हाँ वो सेशन एक बार प्ले कर लो। रवजोत सर ने दे रखा है, फिर और जितने भी टीचर ने दे रखा है। अभी तो यार मैं बस पेपर डिस्कस कर दूं क्योंकि मेरी 6 बजे भी दूसरा सेशन है यार नीट वेदा पे।
एक हमारा चैनल नीट वेदा है जिसमें नीट के लिए पढ़ाया जाता है। नीट के लिए भी अगर किसी को बायोलॉजी प्रिपेयर कर दी हो तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। मतलब किसी के टारगेट में ये अगर ओलंपियाड है बायोलॉजी के तो वो आपके काम में आ सकती है। हाँ, वो आपके काम में आ सकती है। चलिए अब यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग में होमोलॉगस तो आपको बता दिया। एनालॉगस किसको बोलते हैं बच्चों? एनालॉगस उसको बोलते हैं जहां पे, एनालॉगस उसको बोलते हैं जहां पे क्या है भाई, जहां पे ओरिजिन तो हमारा अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। जहां पे ओरिजिन अलग होता है फंक्शन सेम होता है। जैसे बर्ड का विंग और एक बटरफ्लाई का विंग। अब ये बर्ड का विंग और बटरफ्लाई का विंग दोनों जगह यार उड़ने के काम में आ रहा है, दोनों जगह फंक्शन सेम है। लेकिन बर्ड के विंग के अंदर आपको ह्यूमरस, रेडियस, हल्ला सब मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बैट के विंग की अगर बात करें, हाँ ये सॉरी, ये किसी बर्ड के विंग को अगर हम लोग किसी इंसेक्ट के विंग के साथ कंपेयर करें, बर्ड के विंग को अगर हम लोग किसी इंसेक्ट के विंग के साथ, बटरफ्लाई के विंग के साथ कंपेयर करें, हाउस फ्लाई के विंग के साथ कंपेयर करें, तो यहां पे फंक्शन सेम हो जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, तो एनालॉगी हो जाएगी, तो एनालॉगी हो जाएगी। चलिए बच्चों, यहां पे यार पेपर में आज तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो चंडीगढ़ के पेपर को आपको डिस्कस कर दिया। बाकी मिलते रहेंगे यार, तब तक के लिए यार गुड बाय, मिलते हैं अगले सेशन में यार। चलो बच्चों, गुड बाय।